हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। रिलेटिव वेलोसिटी नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे आज और इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। ओके, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर हाँ हमें एक क्विक रिवीजन सीरीज है, तो हम हर टॉपिक को क्विकली एक रिकैप मार रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए और जो भी आपने पूरे साल भर पढ़ा है उसका आपको रिकॉल आ जाए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। रिलेटिव वेलोसिटी, देखो रिलेटिव वेलोसिटी नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पर रिलेशन लेंगे। किसका रिलेशन लेंगे? ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज का। ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज का एक ऑब्जेक्ट ए वेलोसिटी से, एक ए ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ए ऑब्जेक्ट है जो कि वी ए वेलोसिटी से मूव करता है। दूसरी तरफ एक बी ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या करता है? वी बी वेलोसिटी से मोशन करता है। तो अगर मुझे ए की वेलोसिटी का रिलेशन बी की रेस्पेक्ट में चाहिए तो मुझे वहां पर कॉन्सेप्ट लगाना होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, और उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें टाइम भी होता है और जहां से ऑब्जर्वर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की या किसी दूसरे पार्टिकल की, या हम कह सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन फाइंड कर सकता है, मेजर कर सकता है। उसे अपन कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहां पर ए की वेलोसिटी बी की रेस्पेक्ट में निकालनी है तो वी ए बी, इस तरह से मैं रिलेटिव वेलोसिटी को लिखूंगा। तो वी ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी ए की वेलोसिटी बी की रेस्पेक्ट में निकालनी है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा वी ए माइनस वी बी। और अगर मैं बी की ए की रेस्पेक्ट में निकालता, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालता, तो बस वी बी माइनस वी ए हो जाता। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर्मूला सेम ही होता है, एक्सेलरेशन निकालना हो चाहे वेलोसिटी निकालना हो, दोनों ही केसेस में यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। वेलोसिटी के केस में वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, एक्सेलरेशन के केस में ए माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन 1D, अगर स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलते हैं तो वहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, साइन कन्वेंशन का। आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलना है और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं यहां पर पार्टिकल चल रहे हैं, एक पार्टिकल ये है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और एक पार्टिकल 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, तो अगर मैं वी ए बी की बात करूंगा तो वो 40 माइनस 30 ही तो लिखा जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वी ए माइनस वी बी, जो कि 10 आ जाएगा। पर अगर ये ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते, अगर 40 इस तरफ होता और 30 वाला इस तरफ होता, 30 वाला इस तरफ होता, यानी कि ये ए पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो लेफ्ट साइड वाले की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि हमने लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। तो वी ए भी हो जाएगा आपका 40 माइनस ऑफ माइनस 30, मतलब 70 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। रेल अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। देखो रेन जो होती है वो एकदम वर्टिकल गिरती है, पर जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें एक एंगल पर आ रही है, यानी तिरछी आती हुई नजर आती है, हमारे मुंह पर ही आती हुई रेन नजर आती है। हमें ऐसा लगता है जब हम मोशन करते हैं, क्योंकि वहां पर जब हम मोशन कर रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी दोनों मिलाकर एक रिलेटिव वेलोसिटी बनाती हैं, जिसके कारण हमें एक ऐसा लगता है कि जैसे रेन जो है वो किसी एंगल पर आ रही है। रेन अपीयर्स टू कम फ्रॉम एन एंगल टू द पर्सन, अगर वो पर्सन मूव करता है हॉरिजॉन्टली, और अगर रेन वर्टिकली मूव कर रही है। ठीक है, जैसे आप गाड़ी में चलते हो तो रेन वर्टिकल मूव करती है, रेन नीचे गिरती है वर्टिकली, पर आप हॉरिजॉन्टल चलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि रेन किसी एंगल पर आ रही है। तो यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी वी आर
माइनस वी एम करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर बस वी आर एम का कॉन्सेप्ट लगेगा और रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ रेन एंगल पे आ रही है, थीटा एंगल पे आ रही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दो तो वी एम बाय वी आर, ये टेन थीटा होता है, वो एंगल होता है। ओके, रिवर बोट प्रॉब्लम्स में एक चीज आपको याद रखना है, अगर डाउन स्ट्रीम है तो प्लस लेना है और अप स्ट्रीम है तो नेगेटिव लेना है। यानी बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस कब हो जाएगी, रिवर की वेलोसिटी से जब अप डाउन स्ट्रीम आएंगे, और जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो वी नेट क्या होगा, बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर में से रिवर की वेलोसिटी को माइनस कर देना है। ठीक है, तो वी बी आर क्या होता है, यहां पर बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ली जाती है। बोट चल रहा है, चाहे स्विमर हो चाहे बोट हो, दोनों में ही सेम केस है। ठीक है, तो ये दोनों में ही केस सेम रहेंगे, चाहे बोट हो चाहे स्विमर, कोई आदमी तैर रहा हो तो भी यही केस लगेगा। उस टाइम जो शॉर्टेस्ट टाइम होता है, क्योंकि यहां पर रिवर की विद डी है, तो शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा, डी अपॉन में वी बी आर, सबसे छोटा टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, और उस टाइम एंगल साइन थीटा लिया जाता है वी आर अपॉन में वी बी आर। ओके, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ, द बोथ must head at an angle upstream so that its resultant velocity is exactly perpendicular to the bank। so वहां पर एंगल VR अपॉन में VBR होना चाहिए। ठीक है, तो जो जीरो ड्रिफ्ट का पार्ट है वो कब लिया जाएगा, जब अपस्ट्रीम चले at an angle upstream so that its resultant velocity is exactly perpendicular to the bank। उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो परपेंडिकुलर रहे किसके, बैंक के। तो उस केस में, यानी ये वाला जो केस है, ये जो दिखा रहे हैं अपस्ट्रीम जा रहा है और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है बैंक के एकदम 90 डिग्री में है, इस केस में जीरो ड्रिफ्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट एकदम सीधा सीधा अपने डेस्टिनेशन तक, दूसरे अदर बैंक तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। टाइम ऑफ मीटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। टाइम ऑफ मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करते हैं दो सेपरेट बॉडीज की जो कि दो अलग अलग वेलोसिटी से मोशन कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट मान लेते हैं। सो यू कैन स्टॉप वन ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स पर्सपेक्टिव। अगर हम ये मान के चलें कि हम सब उसी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं जो कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो अगर हम उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ जाएं तो हमारे लिए वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ टाइम ऑफ मीटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो टाइम ऑफ मीटिंग t इज इक्वल्स टू हो जाएगा इनिशियल सेपरेशन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी। इनिशियल सेपरेशन ये कॉलिजन के केस में होता है कई बार। ठीक है, कॉलिजन्स के केस में हम ये लेते हैं कि इनिशियल सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी हम कर देते हैं। ठीक है, या फिर दो पार्टिकल्स जो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है और ये पार्टिकल दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ जा रहा है, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है, इनिशियल सेपरेशन और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, उनके रेशियो को अगर अपन डिवाइड कर दें तो हमारे पास टाइम ऑफ मीटिंग आ जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। On the other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2। सिंपल सी चीज है, अगर प्रीति खुद सीढ़ी चढ़ के जाती थी तो उसको टाइम t1 लगता था। एस्केलेटर, शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर, मतलब हमारा जो एस्केलेटर है, अगर प्रीति उस पर चढ़ के जाती तो उसको t1 टाइम लगता। पर अगर एस्केलेटर हमारा रनिंग में है, एस्केलेटर, थोड़ी ड्राइंग खराब हो रही है जिसको माइंड मत करना, अगर हमारा एस्केलेटर रनिंग में है तो प्रीति को ऊपर जाने में t2 टाइम लगता है, क्योंकि भाई प्रीति यहीं पर ही होगी, एस्केलेटर में ही होगी। ठीक है, और इस टाइम प्रीति खुद चल के जा रही है। ठीक है, तो उसको t1 टाइम लगता है, और एस्केलेटर के साथ चले, एस्केलेटर में खड़ी रहेगी, एस्केलेटर चलता रहेगा तो t2 टाइम लगेगा। अगर प्रीति चढ़ के जा रही थी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी vp थी, और इस टाइम एस्केलेटर चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी अपन ve मान लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी है v नेट या v इफेक्टिव, वो हो जाएगी प्रीति की वेलोसिटी और
एस्केलेटर की वेलोसिटी। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो कि दोनों के बीच में सेपरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ, तो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एल लेंथ मान लेते हैं एस्केलेटर की, टी इज इक्वल्स टू एल वी नेट लगाओ, तो वी पी प्लस वी ई। अब वी पी की वैल्यू क्या होगी, प्रीति की वेलोसिटी एल अपॉन में टी1, क्योंकि वो टी1 टाइम ले रही थी ऊपर चढ़ने में, और एस्केलेटर की, क्योंकि उस टाइम प्रीति को टाइम लगता है टी2 और एस्केलेटर को भी उतना ही टाइम लगता होगा, क्योंकि प्रीति की वेलोसिटी वहां पर नहीं है, वहां पर एस्केलेटर की ही वेलोसिटी है और वही प्रीति की वेलोसिटी है, दोनों की सेम है सेकंड केस में। तो बस यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, और जब अपन वैल्यूज रख के काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 1/T1 प्लस 1/T2। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इस तरह से फॉर्मूला आएगा, और इसे अगर अपन फर्दर सॉल्व करें तो T इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो इतना टाइम उसको लगेगा ऊपर पहुंचने में, ठीक है। तो द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द एस्केलेटर विल बी T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ओके, तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। इसको हमने अच्छी तरह से समझा, एक न्यूमेरिकल भी देखा। हाँ, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग था, हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा रिलेटिव वेलोसिटी पर है। तो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि प्रॉपर रिलेटिव वेलोसिटी के होंगे। ये है केस रिलेटिव वेलोसिटी का ही, पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है कि भाई पहले तो वो चढ़ के गई और पहले दूसरे केस में वो एस्केलेटर के साथ गई, तो दोनों की स्पीड उस टाइम जुड़ गई थी, Vp प्लस Ve हो गई थी, तो वो V नेट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पर टाइम ऑफ मीटिंग T इज इक्वल्स टू निकाल लिया है, जो कि आता है आपका T1 T2 बाय T1 प्लस T2। ओके, सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और नीट एग्जाम में इसके कई क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए अगले वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। जो भी आपको प्रॉब्लम आए, जो भी आपको चाहते हैं, आप ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा और उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।